खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लव जिहाद के नाम पर एक बार फिर यूपी में फसाद मचाने की तैयारी है और इसका जीता जागता उदाहरण बन गया है बुलंदशहर का सोही गांव, जहां के मुसलमान सीएम योगी के अपने संगठन हिंदू युवा वाहिनी से इस कदर खौफ में है कि अब गांव छोड़कर पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। गांव के मुसलमानों ने योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई। यह खौफ पसरा है इलाके के एक बुजुर्ग गुलाम अहमद की सरेआम पीट पीट कर हुई हत्या के बाद, जिसका आरोप लगा है हिंदू युवा वाहिनी के 6 कार्यकर्ताओं पर। हत्या सिर्फ इस शक में कर दी गई कि गुलाम अहमद ने अपने रिश्तेदार एक मुस्लिम लड़के को एक हिंदू लड़की के साथ लव अफेयर के बाद कहीं चले जाने में मदद की थी। समाजवादी पार्टी सूबे में हिंदूवादी संगठनों के बढ़ते हौसले और बिगड़ती कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है, तो युवा वाहिनी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे भगवा गमछा पहनकर सरकार को बदनाम करने के लिए हिंसा करवा रहे हैं। युवा वाहिनी मान रही है कि गुलाम अहमद की हत्या में गिरफ्तार हुए 3 कार्यकर्ता उसके संगठन के हैं, लेकिन साथ ही जांच से पहले तीनों को बेगुनाही का सर्टिफिकेट भी दे रही। बड़ा सवाल यह है कि 2002 में अपनी ही बनाई हिंदू युवा वाहिनी की गुंडागर्दी पर सीएम योगी कैसे लगाएंगे लगाम और कैसे रोका जाएगा बुलंदशहर के इस गांव से मुसलमानों का पलायन। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मुतहर्रिक तंजीम हिंदू युवा वाहिनी ने अपनी रुकनियत मुहिम पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद के कई मामलों में तंजीम से जुड़े लोगों का नाम आने के बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल इस तंजीम का क़याम यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी ने किया था और इसे आगे बढ़ाने में उन्होंने अहम रोल अदा किया है। हिंदू युवा वाहिनी के सेक्रेटरी पीके मल ने CNN न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि उनकी तंजीम आइंदा 6 महीने या 1 साल तक कोई नई रुकनियत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बाहर के कुछ गुंडे खुद को तंजीम के अरकान के तौर पर पेश कर रहे हैं और गौ रक्षा के साथ साथ लव जिहाद के नाम पर तशद्दुद को अंजाम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भ्रष्ट गुंडागर्दी थी, जो जमीन के अवैध कारोबार कर रहे थे, वो लोग उस पद पे अब नहीं हैं जहाँ पे उनको संरक्षण मिल सके। सो वो अभी जो काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी काम करते हैं, अवैध जमीनों की दलाली करते हैं, कब्जा करते हैं, वो अपने आप को संरक्षण पाने के लिए सरकार के नाम पे कि हम भी इसके अंग हो सकते हैं, ऐसा गमछे का प्रयोग कर रहे हैं। तो गाय का सवाल उठा देते हो आप। हम लोग देशभक्त भी नहीं हैं, हम हिंदू भी नहीं हैं। हम तो जानना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, भाई हमें हिंदू बता दो हैं कि नहीं हैं, हमें बता दो कि हम पे गाय है कि नहीं है। तो इसलिए सोचना चाहिए बीजेपी के लोग किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं। एक तरफ जहां अब रुकनियत न देकर खुद के पाक साफ होने की बात की जा रही है, वहीं बुलंदशहर के वाक़े ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। एक बुजुर्ग को सिर्फ पीट पीट कर इसलिए मार डाला गया क्योंकि वो एक ऐसे नौजवान का रिश्तेदार था जो दूसरे कौम की एक लड़की के साथ भाग गया था। इस पूरे वाक़े का इल्जाम हिंदू युवा वाहिनी पर लगा है। पता होगी, हम तो गाँव में नहीं, घर से निकल के हमारे निकल भी नहीं, हम तो जाना चाह रहे हैं यहाँ से। मैं तो डर लग रहा रात दिन कोई आके कभी न मार दे हमें। कितने घर हैं आपके यहाँ? मैंने 4 घर हैं जी। तो आपका कसूर क्या था? आपको क्यों ऐसा किया आपके साथ? कसूर ये है कि पड़ोस का लड़का ले गया लड़की को, ये पड़ोस है हमारा। हमारे रोड पे ही मारे हैं, बिल्कुल कोई बचाने वाला नहीं, रोड पे बिल्कुल चलते हुए रोड पे ही मारे हैं। जिस तरह हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर वाकयात सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ रुकनियत पर रोक लगा देने से मामले का हल निकल जाएगा या फिर सीएम योगी इससे निपटने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ही संगठन के लोग जो गुंडागर्दी में शामिल हैं वो गुंडागर्दी रोकेंगे और कैसे इस गांव से, बुलंदशहर के इस सोई गांव से मुसलमानों का पलायन रुकेगा, जिसकी बार बार यहां के लोग बात कर रहे हैं और सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं सीएम योगी से। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ अनिला सिंह जी मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ राजीव त्यागी साहब मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। विजय शंकर तिवारी साहब स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्टूडियो में अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से सीनियर जर्नलिस्ट रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं और नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर जो कि प्रदेश महामंत्री हैं
युवा वाहिनी के, उनको भी हम फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करेंगे। उनको साथ होना था लखनऊ स्टूडियो से ही, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए हैं, रास्ते में हैं। हम चाहेंगे कि वो फोन पर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाए। अनिला सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे। कैराना में जब पलायन हो रहा था तो उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, और अब कुछ वैसी ही नौबत बुलंदशहर के इस गांव में आ रही है, जहां पर लोग गुहार लगा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से कि हम सारे के सारे लोग, सारे के सारे मुसलमान गांव छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अब हमें अपनी जान का खतरा है। एक बुजुर्ग शख्स को बेवजह पीट पीट कर हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोग जो अपने आप को बता रहे थे, उन्होंने पीट पीट कर मार डाला और हमारी जान को भी खतरा है। तो एक बड़ा सवाल आपके सामने आज। नहीं जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कैराना का जो प्लान का मुद्दा है वो उसको इससे आप ना जोड़ें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग अलग विषय हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून अपने हाथ में ले रहा है तो उसके साथ वही हाल होगा जो कि कानून कहता है किसी भी आरोपी का होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई भगवा रंग का गेरुआ डाल देता है या सर पे बांध लेता है और अपने आप को इस तरीके से स्थापित करना चाहता है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसको पूरी स्वतंत्रता मिल गई है कुछ भी करने के लिए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र नज़र आता है ऐसे शरारती तत्वों से जो कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाह रहे हैं। पर वापस अनिला जी, भारतीय जनता पार्टी का एक तो मैंने जिक्र नहीं किया, यहाँ पर बात हो रही है हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की, और आपको मैं इसका आधार बता देता हूँ, सुन लीजिए। मैं आधार बता देता हूँ आपको, परंतु इस प्रकार के शरारती तत्व जो है समाज में हिंदू युवा वाहिनी के 6 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। भारतीय जनता पार्टी का नाम जो 3 लोग अभी अरेस्टेड हैं, जो 3 लोग अभी अरेस्टेड हैं, देखिए बाकायदा हिंदू युवा वाहिनी ने माना है कि वो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। जी बिल्कुल समीर जी, मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में बैठी हुई हूँ और मैं ये केवल ये कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जो मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है, साफ सुथरे शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कानून को अपने हाथों में नहीं लेगा। अगर कानून अपने हाथ में लिया, अपराध किया, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो यहाँ पर प्रशासन अपना कार्य करेगा। गिरफ्तारियां हो गई हैं, बाकी भी गिरफ्तारियां होंगी, और जिससे कि पता चले कि असली मसला क्या था। और यहाँ पर जैसे शुरुआत में आपने कहा कि ये जो प्लान है इसको हम कैराना से जोड़ देते हैं, तो कैराना का प्लान और ये जो हादसा हुआ है कल, वो बिल्कुल अलग अलग है। तो दो चीजों को ऐसा मत जोड़िए। क्यों कैराना में भी गुंडागर्दी हो रही थी, उससे हिंदू परेशान थे, वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे। यहाँ पर मुसलमान तबका जो है वो नाराज है, सरकार से गुहार लगा रहा है। कैसे अलग है, कैसे अलग है? राजीव त्यागी साहब, कैसे अलग है कैराना, कैसे अलग है बुलंदशहर से? आज जो कुछ बुलंदशहर में हो रहा है वही तो कैराना में हो रहा था ना। समीर जी, आप ये इस तरीके से यहाँ पर ये ना कहें कि आप जो आप सुनाना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रशासन जो है अपना कार्य नहीं कर रहा है। अभी अभी आपने अपने आप ही कहा कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। बिल्कुल कहा जा रहा है, लेकिन हालात और माहौल जो गांव का है इस वक्त वैसा ही हो रहा है, वैसे ही डर और खौफ देखा जा रहा है जैसा कि कैराना में देखा जा रहा था। और आपको पता होना चाहिए कि इसी चैनल पर हमने बैठकर कैराना मुद्दे पर डिबेट की थी कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनसे सवाल पूछे जा रहे थे, आज आपसे पूछे जा रहे हैं। राजीव त्यागी साहब, कैसे अलग है? जो हो रहा था वो भी नहीं होना चाहिए था, और आज जिस प्रकार से ये पूरा हादसा सामने आया है ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कानून का राज चलेगा। जी राजीव जी। अनिला जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक बात कही कि पुराना जो हादसा हुआ कैराना वाला वो भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए। ये एक बेहतर बात निकल कर के आई डिबेट में। लेकिन कैराना का विषय और यहाँ का विषय दोनों में अंतर है। कैराना का जो विषय था वो सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय था। पूर्ववर्ती सरकार निश्चित रूप से कैराना में कानून का शासन स्थापित करने में कामयाब नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ शोधे टाइप के लोग बाग कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते थे और बुरी तरह से परेशान करते थे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन बुलंदशहर का जो मामला है वो निश्चित रूप से सांप्रदायिक आधार पर किया गया, एक कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ से है जिनको कि अंधा बाटे रेवड़ी अपनों को दिए जाए
और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तो ये दो चीजें मैंने, दो मुहावरे जो कहे मैंने इसलिए कहे कि योगी जी ने संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया था और उन्होंने कहा था कि संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी। और उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया कि जब हम सत्ता में आते तो हम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है निश्चित रूप से इस बात की है कि जो उनके परिवार के सदस्य हैं निश्चित रूप से उन पर नकेल कसने का काम भी योगी जी का है, उनकी सरकार का है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे संविधान की रक्षा, तो ये अलग बात है। उस पर योगी जी को कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देना चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए, पहली बात। दूसरा मैंने जो कहा बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, वो इसलिए मैं कहना चाहूंगा जब लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर ही सरकार चुनी है तो यही नौटंकियां, यही चीजें अब देश में चलेंगी और प्रदेश में भी चलेंगी। हमारा मानना यह है कि रोटी रोजगार महत्वपूर्ण है, हमारा मानना है विकास महत्वपूर्ण है, हमारा मानना है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को या देश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है? क्या विगत 3 सालों में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देने की बात की थी, तो 6 करोड़ रोजगार का सृजन हो जाना चाहिए था, लेकिन पिछले वर्ष ही जो आंकड़े हैं श्रम ब्यूरो के उसके हिसाब से 1,40,000 रोजगार कुल दिए गए हैं। अगर मैं ये बातें उठा रहा हूं, मैं बातें इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं विकास पसंद व्यक्ति हूं, मैं विकास के नाम पे वोट चाहता हूं। मैं कहीं ना कहीं कहीं भी किसी भी तरह से, चाहे मैं चुनाव हार जाऊं या चुनाव ना लड़ूं, लेकिन मैं कभी सांप्रदायिक आधार पर वोट नहीं चाहता। देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम में हो रहा है। लास्ट सेंटेंस कहना चाहता हूं। देश का बंटवारा यदि सांप्रदायिक आधार पे हो जाएगा और उसकी जड़ें गली मोहल्लों में चली जाएंगी तो निश्चित रूप से भारत को कोई नहीं बचा सकता। भारत को दिक्कत होगी, भारत मां को दिक्कत होगी। ऐसे समय में जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर के ऐसे शोधों का, ऐसे कल्प्रिट्स का, ऐसे अपराधियों का पुरजोर नागेंद्र प्रताप सिंह जी आप हमारे साथ आ गए, आवाज मिल रही है आपको? कुंभकर्णी दूर होगी। नागेंद्र प्रताप सिंह आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी भाई मिल रही है। नागेंद्र जी आपसे सवाल है, अभी राजीव त्यागी साहब जिस बात का सवाल उठा रहे थे कि धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर यूं समाज को बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? कोई कोशिश नहीं है। देश को बांटा है इन लोगों ने, जो कह रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। मजहब के आधार पर बांटा है इन्होंने देश को। ये तो देश के बंटवारे के वो हैं, इन्हें तो बोलने का हक भी नहीं है। इन्होंने देश बांट दिया मजहब के आधार पर, और ये बात करते हैं उसकी सांप्रदायिक सौहार्द की, जो सांप्रदायिक के आधार नागेंद्र जी, देश को चलाते हैं। नागेंद्र जी आप हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए हैं, उसके नेता हैं। आप अपने संगठन की बात कीजिए कि आपके संगठन के लोग क्या कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है बुलंदशहर में? आपके संगठन के 3 कार्यकर्ता आज अंदर हैं हत्या के आरोप में। ये मामूली गुंडागर्दी की बात नहीं है। आरोपित है, दोषी नहीं है। आरोपित करके भेजा गया, लेकिन वो उनको बिल्कुल निर्दोष है। मैं इस बात को दावे के साथ कह निर्दोष है मतलब अभी पुलिस की जांच नहीं हुई, आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि वो बेकसूर है। किस आधार पर? जी हाँ, इस आधार पर मुझे मालूम है। वो कार्यकर्ता, मैंने जानकारी की है, और वहां जानकारी करने के बाद मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। और यदि दोषी हुए तो किसी भी कीमत पर हिंदू युवा वाहिनी के अंदर नहीं रहेंगे, आपको मैं लिख करके दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? ये लव जिहाद का मुद्दा जो है वो क्यों उठाया जा रहा है? समाज को डिवाइड करने के लिए ही ना। कभी आप लोग किसी घर में बेडरूम में पहुंच जाते हैं जहां पर लड़का लड़की मौजूद हो, उनको सरेआम बेइज्जत किया जाता है, उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो आप हत्या तक पर आमादा हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है। हिंदू युवा वाहिनी किसी भी ऐसे कृत्य में शामिल नहीं है। और आपके जो तीन कार्यकर्ता आपके इस वक्त अंदर हैं, आप कह दीजिए कि उनका संबंध हिंदू युवा वाहिनी से नहीं है। लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और वो प्रेशर बना रहे थे 22 का होकर के, एक तरफा इस तरीके की वहां वो हरकतें की जा रही थी। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के लीडर। भाटी साहब, आज एक बात बार बार हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से कही गई कि दरअसल ये हमारे कार्यकर्ता जो अंदर हैं वो तो हैं, ये बात उन्होंने मान ली, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पूरे के पूरे संगठन को, राइट विंग एक्टिविस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि योगी सरकार को बदनाम करना मकसद है समाजवादी पार्टी के लोगों का, क्योंकि वो तो गुंडागर्दी करते थे। बस अब फर्क सिर्फ ये आया है कि उन्होंने भगवा गमछा डाल लिया है और फिर गुंडागर्दी करते हैं। देखिए, जिस दिन से माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में केसरिया पलटन बेलगाम हो गई है और ये सोच रहे हैं कि सरकार इनकी है, कानून इनका है
उत्तर प्रदेश में पुलिस या थाने नाम की कोई चीज नहीं है, कचहरी नाम की कोई चीज नहीं है, खुद मौके पर न्याय देंगे। और इतनी घटनाएं 45 दिन में 45 बार पुलिस पे हमले हो चुके हैं, और हर जगह, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे कोई बजरंग दल हो, यही संगठन उसमें हमलों में जुड़े हुए पाए गए हैं। आपने देखा होगा देवबंद में पुलिस के ऊपर हमला हुआ, प्रतापगढ़ में पुलिस के ऊपर हमला हुआ, मथुरा में पुलिस के ऊपर हमला हुआ, नोएडा में हुआ। और स्थिति ये पैदा हो गई है, इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो बिल्डर्स जो वो बना रहे हैं फ्लैट, तो फ्लैट ओनर्स ने एक संगठन बनाया हुआ, उसके अध्यक्ष अन्नू खान, जो बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो आज अब भी मुख्यमंत्री से भी मिलकर आए थे और कोर्ट में भी हैं। तो उनको एक बिल्डर ने धमकी दी है कि या तो तुम होश में आ जाओ, हमारे खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दो, वरना हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को पैसे देकर तुम्हारे घर पे पथराव करा देंगे। इस काम के लिए ये केसरिया पलटन इस्तेमाल की जा रही है। अभी अनिला जी कह रही थी कि हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, गलत बदनाम कर रहे हैं। किसी और ने भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो इन खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आगरा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष सोनू चौहान ये बयान कैमरा पे देता है, पूरी मीडिया में चला है, अखबारों में छपा है जी, कि जो पुलिस वाला जय श्री राम नहीं बोलेगा, पुलिस वालों के मुंह में डंडा डालकर जय श्री राम बुलवा देंगे। तो ये कौन है? ये समाजवादी पार्टी का आदमी है क्या? मेरठ में जिन लोगों ने मोटरसाइकिल पे जाते हुए लड़का लड़की को पिटाई की, वो कौन थे? जो कमरे में लड़का लड़की को पकड़ के लाए, उनकी सड़क पर पिटाई की। मुरादनगर के पास एक गांव में 3 सहेलियां अपनी सहेली से मिलने गई, उन लड़कियों ने जींस और स्कर्ट पहनी हुई थी। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, उनके साथ मारपीट की, उनकी बेइज्जती की कि हमारे गांव में ऐसे कपड़े पहनकर लड़कियां नहीं आ सकती हैं। ये नैतिकता के ठेकेदार हैं, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, ये देश के संविधान के दुश्मन हैं, देश के भाईचारे को नष्ट करना चाहते हैं। जो बुलंदशहर की घटना है ये पराकाष्ठा है, एक निर्दोष व्यक्ति की तमाम तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। विजय शंकर जी, आखिर ऐसा क्यों है? ये राइट विंग एक्टिविस्ट जो हैं, चाहे वो वीएचपी हो, बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, इनके इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? और क्या ये बात आपको नहीं समझ में आती कि ये आपकी सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी अब सूबे में सरकार है, तो कम से कम सरकार की कुछ इज्जत रख ली जाए, ऐसे काम ना किए जाए, छोड़ दिए जाए। समीर जी, राष्ट्र धर्म का काम करने वाले लोग हमेशा इरादे बुलंद लेकर चलते हैं, और ये क्रांतिकारियों का भी यही था और देश में भी यही है। हाँ। एक बात। दूसरा, अभी भाटी साहब बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं सारी विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं समझ सकता हूं भाटी साहब की। तो इस हत्या में कौन सा राष्ट्र धर्म नजर आ रहा है? मैं बता रहा हूं। अभी भाटी साहब अवसाद में हैं, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं, ये मैं कह सकता हूं। आज जो चर्चा है, जो जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में वो निश्चित तौर पर वो लौ जिहाद का मामला है। लौ जिहाद, देखो आप, कई बार बात होती है कि क्या आप प्रेम के दुश्मन है क्या? प्रेम का दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है, और प्रेम के दुश्मन हम भी नहीं है। लेकिन जब अभियान बना करके प्रेम करने की प्रक्रिया चलती है, वो जो लव जिहाद है, उसके दुश्मन हम अकेले नहीं है। 2009 में लंदन के कमिश्नर ने ये कहा था सितंबर मास में कि केवल लौ जिहाद लंदन में नहीं है, ये लौ जिहाद का डंक ये पूरे दुनिया भर में फैल रहा है, भारत में भी है। और भाई साहब 2010 में ये केरल में भी, केरल के मुख्यमंत्री ने, वहां के डीजी ने, वहां के न्यायाधीश ने ये स्वीकार किया। ये देखो, बिल्कुल सवाल पूछ रहे हैं, सवाल वही है समीर जी कि ये हिंदू युवा वाहिनी को किसने ये अधिकार दे दिए कि वो फैसला ऑन द स्पॉट कर रही है? एक बात बताइए, आप अभी कह रहे थे, और कौन ये तय करेगा कि ये लव जिहाद जो आपने सोच रखा है, जो आपने डेफिनेशन दे रखी है लव जिहाद की, ये लोग वही कर रहे थे? कौन ये तय करेगा? समीर जी, अभी आप एक बात कह रहे थे कि उनको बेकसूर कैसे कह सकते हैं? हाँ। तो अगर बेकसूर नहीं कह सकते तो कसूरवार कैसे कह सकते हैं? उनको कसूरवार भी नहीं ठहराया जा सकता अगर बेकसूर नहीं ठहरा रहे आप। तो कसूरवार भी तो तभी ठहराएंगे जब उसकी न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। तो इसलिए उनको कसूरवार ठहराना भी ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक आप ऐसे बदनाम कर देंगे, नोइको को बदनाम कर देंगे। नोइको को के लिए आप क्या दे रहे हैं? वो नोइको को पकड़ करके अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं वो टारगेट करते हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की सुरक्षा की बात करते हैं, उनको टारगेट करके इस प्रकार के माया जाल में फंसाने का, पीड़ित परिवार की बात सुनी। वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग आए थे वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं। इससे समीर जी एक चीज और साबित हो गई कि किस प्रकार से लौ जिहादी लोगों को छुपाने
का काम, उनको बचाने का काम, किस प्रकार से उनको नजर से बचाने का काम ये किया जा रहा है, ये भी इससे एक बात तय हो जाती है। लड़का लड़की से आपकी बात हुई जो आपने लव जिहादी ठहरा दिया उन्हें। समीर जी, लव जिहाद यहां पर है, इससे एक बात पक्की साबित हो गई, जिसको हम बार बार हमारे यहां नकारने की कोशिश की, मीडिया में दसियों बार 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 नकारने की कोशिश हुई है। दूसरे मजहब के लड़का लड़की अगर प्रेम संबंध में है तो वो आपके हिसाब से लव जिहाद है। भाई साहब, लव जिहाद है, लव जिहाद। आप लोग ये तो हमेशा लोग की बात करते हैं, लव जिहाद का दुश्मन कोई नहीं है, लव का दुश्मन कोई नहीं है, लव जिहाद के दुश्मन है। लव जिहाद के माध्यम से जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसका हम विरोध पहले भी करते थे, उसका विरोध हम आज भी कर रहे हैं। ठीक है, रामेश्वर पांडे साहब हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 12 अप्रैल 2017 मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक घर में घुसते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, लड़का लड़की को पकड़ते हैं, उन्हें सरेआम बेइज्जत किया जाता है और आरोप लगाया जाता है लव जिहाद का। लेकिन उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। आपको लगता है कि एक सख्त मैसेज जो सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये बुलंदशहर हो जाता है? देखिए समीर साहब, पहली बात तो ये, इस पूरी बहस में लव जिहाद अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे हैरत होती है कि सभ्य समाज में लव जिहाद शब्द पर बहस हो। हमारा भारतीय संविधान कहता है, पूरी दुनिया में ये लागू है, दो बालिग लोग अगर आपस में उनके रिश्ते हैं तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दो बालिग लोगों को, जो बालिग है, वो कैसे भटक के चले जाते हैं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो। तो मॉरल पुलिसिंग का अधिकार न हमारे संविधान ने दिया है, न हमारी परंपरा ने दिया है। हमारी परंपरा ने भी मॉरल पुलिसिंग नहीं की है। हाँ, ये सही बात है कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई, जैसे केरल का उदाहरण दे दिया। अगर कोई साजिश है तो उसकी जांच हो, लेकिन किसी घटना में कोई लड़की जा रही है, उसके ड्रेस कोड आप लागू करने लगे, उसके कपड़े पर आप तंज कसने लगे। मेरा ख्याल है कि योगी जी ने बहुत साफ साफ संदेश दिया है। कोई भी सरकार बहुत साफ संदेश देती है। समाज में एक लुम्पन तत्व होता है। मैंने देखा अखिलेश की सरकार में कि अचानक वो सपा के झंडे और वो लड़के अपना सपा के कार्यकर्ता हो गए और उन्होंने वो गुंडई करते थे। मैंने देखा उन्हीं लोगों को कि ये गेरुआ इतना ज़्यादा बिकने लगा है, और गेरुआ गमछा कि बाजार में मिलना मुश्किल हो जाता है। कौन लोग अचानक आ जाते हैं? हो सकता है जांच में हिंदू युवा वाहिनी के लोग ना हो। योगी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अब गेरुआ कपड़ा पहन के कोई गो हत्या के नाम पर गुंडई कर रहा हो, अगर गेरुआ बस पहनकर इस तरह जाकर अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहा हो, आपराधिक काम कर रहा हो, उसको छिपाने की कोशिश कर रहा हो, तो ये सबसे बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने है। अगर उसका संदेश ठीक नहीं गया, सख्त संदेश नहीं गया, ठीक है, तो यह सरकार, अनिला सिंह जी, ये आप मानेंगी कि यहाँ पर खामी रह रही है, सरकार बदनाम हो गई, कड़ा मैसेज दिए जाने की जरूरत है, वो अभी तक नहीं दिया गया है। हेलो, देखिए, ऐसा है कि कड़ा मैसेज दिया जाता है जब प्रशासन अपना कार्य जो है ठीक ढंग से करे। अपराध हुआ है, घटना हुई है, कुछ अपराधी जो हैं वो सलाखों के पीछे चले गए हैं, बाकी जो है बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। ये स्थापित करता है कि जो प्रशासनिक दमखम था वो वापस आ रहा है अधिकारियों में। तो ये उदाहरण अपने आप में हो जाता है बाकी अपराधियों के लिए, या ये वो लोग जो ये सोच रहे हों कि कहीं ना कहीं अब सरकार बदल गई है और जो हमारी इच्छा है वो हम कर सकेंगे, या वो लोग जो हैं तो किसी और दल के या शरारती तत्व और सोचे कि भगवा गमछा डालें और हम शरारत कर लें और प्रशासन जो है हमें बख्श देगा। तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, जल्द गिरफ्तारी, ये अपने आप जो हमारी सरकार ऑलरेडी कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट कर रही है कि यहाँ पर अपराध का कोई भी स्थान नहीं
हैं। पर समीर जी, मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहूंगी, अगर मैं राजनीतिक भाषा से ऊपर उठ के जाऊं तो मैं कहीं ना कहीं ये बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि भारतवर्ष के संविधान ने हमें बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उसके तहत भी अगर मैं बात करती हूँ तो जो बच्चे अडल्ट हो गए हैं और जो अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं, उनसे केवल और केवल मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि छोटे हैं, निवेदन तो मैं क्या करूंगी, पर समझाने के रूप में, आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी जाति के हों, आप कृपया करके प्रयास करके समाज और परिवार को साथ लेकर ऐसा काम करें कि समाज और परिवार की स्वीकारता से आप शादी करें। आप घर से भागते हैं तो बहुत सारा आक्रोश जो है परिवारों के बीच में, गांव के बीच में, मोहल्लों के बीच में होता है और बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े दंगे भी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है, अनिला जी, ये तो बहुत ही आदर्शवादी सवाल आपने उठा दिया, आवश्यकता है कि लड़का लड़की जो है वो घर की रजामंदी से ही कोई कदम उठाएं। ऐसी नौबत तो तब आती है ना जब घर वाले राजी नहीं होते हैं इस रिश्ते के लिए, जबकि हमारा संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत देता है किसी भी बालिग लड़का या लड़की को कि वो अपनी पसंद का वर वधू चुन सके। देते हैं लड़के लड़कियों को। आप तो जानती है ना कि समाज कैसा है हमारा, ऑनर किलिंग की कितनी घटनाएं होती हैं। इजाजत देता है, परंतु कहीं ना कहीं जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, और हर धर्म की अपनी एक संस्कृति है, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। केवल ये राजीव त्यागी जी, आप बहुत देर से कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। और हमारी जो इच्छा है हम वो कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, हम कोई ठीक है, आपकी बात पर राजीव त्यागी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, रिएक्ट करना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। कोई भी जाति हो, अंतरजातीय विवाह करना है या दो धर्मों के बीच में विवाह करना है, प्रयास ये करें कि अगर आपके परिवार वाले राजी नहीं है तो समाज को इकट्ठा करके बात करें, परंतु ऐसा कुछ काम ना करें कि इस प्रकार के हादसे हो जाएं। किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं होना चाहिए झूठ फरेब। ठीक है, झूठ फरेब आप थोड़ी तय करेंगे ना, वो तो प्रेमी जोड़ा तय करेगा कि दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं, असली प्यार है नकली प्यार है, आप थोड़ी तय करेंगे। आपके पास कौन सा पैमाना है, कैसे मेजर कर लेते हैं आप कि ये सच्चा प्यार है, ये झूठा प्यार है? नागेंद्र जी, ईरान मर गया, वो आप जरा पढ़िए उसे, भारत से ईरान मर गया लव जिहाद के कारण। इतिहास ठीक है नागेंद्र जी, एक मिनट राजीव, नागेंद्र जी एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव त्यागी जी, देखिए समीर साहब, मैं 3 बातों पर अपनी छोटी छोटी टिप्पणी रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि लव जिहाद पे जो आप बात कर रहे हैं, या पूरा पैनल जो अपना वक्तव्य दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो अखिलियत के शीर्ष नेतृत्व हैं, सबकी हिंदू लड़कियों से शादी हुई है, उसको क्या लव जिहाद की परिधि में रखा जाएगा? पहली बात। दूसरी बात ये पूछा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि अभी एक क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी ने एक लड़की से, एक हिंदू लड़की से शादी की है, क्या वो लव जिहाद की परिधि में रखा जाएगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, नागेंद्र जी सुन लीजिए, नागेंद्र जोर से चिल्लाने से आपकी बातें सत्य नहीं हो जाएंगी। आप सत्यवादी हरिश्चंद्र हो सकते हैं, लेकिन आप सत्य से बहुत कोसों दूर है, कोसों दूर है। आपकी आवाज ना तो मेरे से बुलंद है ना आपके पास, मुझे लगता है, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, ना तो हिंदू युवा वाहिनी, ना ही कोई अन्य संस्था या मुस्लिम युवा वाहिनी इस टाइम देश में किसी चीज की जरूरत नहीं है। ना हिंदू युवा वाहिनी की जरूरत है, ना मुस्लिम युवा वाहिनी की जरूरत है। देश में इस टाइम कानून का शासन स्थापित करने की जरूरत है और संविधान सम्मत सरकारों को एक्ट करने की जरूरत है। क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि यदि नौजवानों को रोजगार मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि किसानों को बेहतर दाम मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को महंगाई से निजात मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को कानून व्यवस्था बेहतर मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को बिजली बेहतर मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को बेहतर पेयजल व्यवस्था मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को जीने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बढ़िया मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को बेहतर सड़कें मिले? क्या ये राष्ट्र प्रेम नहीं होगा कि लोगों को बेहतर सड़कें मिले? लेकिन उस पर ध्यान नहीं जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ध्यान देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ध्यान देना चाहती है, सांप्रदायिक रूप से विभक्त करके लोगों को अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। मैं पूछना चाहूंगा, 80% लोग बाग हिंदू हैं देश में, तो 80% किसान भी होंगे, 80% राजीव जी होगी आपकी बात। 80% महिला महंगाई से बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? नागेंद्र जी ठीक है राजीव जी,
नागेंद्र जी, प्रताप सिंह जी का जो हिस्टोरिकल ज्ञान है, नागेंद्र जी, हिस्टोरिकल ज्ञान जो है ना, नागेंद्र जी सुन लीजिए मेरी बात, पड़ा हुआ हिस्टोरिकल ज्ञान मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप बता दें हमारे दर्शकों को कि आपके लिए लव जिहाद की परिभाषा क्या है। नहीं है आपके पास ज्ञान, तो लीजिए आपके पास ज्ञान नहीं है। अभी तो आपको यह पता नहीं है कि मुस्लिम लीग और आरएसएस के लोग बाग किस तरह से देश को लड़ा रहे थे स्वतंत्र संग्राम आंदोलन में। अरे मुस्लिम लीग पर कहां पहुंच गए? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर के 1942 में सरकार चला रहे थे बंगाल में, प्रताप सिंह। राजीव जी हो गई आपकी बात, राजीव जी हो गई आपकी बात, प्लीज व्हाट्सएप से बाहर निकलिए, प्लीज सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, बुरी पोस्ट से बाहर निकलिए और देश को सकारात्मक दीजिए, कुछ बेहतर चीज दीजिए देश को नफरत की जरूरत नहीं है। नागेंद्र प्रताप सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह, आप हमारे सम्मानित गेस्ट हैं, लेकिन चिल्लाने से चीजें हल नहीं होंगी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए बात, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे ब्रेक लेना उससे पहले, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि लव जिहाद की परिभाषा आपके हिसाब से है क्या? मैं भी हिंदू और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू, लेकिन राजीव जी एक मिनट प्लीज, ध्यान रखता है देश के सत्य पर आधारित शब्द है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति झूठ, फरेब और छद्म नाम का सहारा लेकर किसी कन्या को धोखा दे करके अपने धर्म को छिपाकर अगर प्रेम विवाह करने की साजिश करता है तो वो केवल धोखा है, धोखा है, धोखा, और वो लव जिहाद है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में अपने आप को, तो मतलब ये आप तय करेंगे, ये हिंदू युवा वाहिनी तय करेगी कि ये धोखा है या सच्चा प्यार है, और अगर धोखा होगा तो ऑन स्पॉट फैसला हो जाएगा जैसे बुलंदशहर में हो गया। की बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया, उस पर कस के देख लीजिए कसौटी पर, जो अगर वो होगा तो प्रेम है, और अगर धोखा है, अगर छद्म नाम से किया। अरे ये कसौटी पर कौन कसेगा? कसौटी पर कौन कसेगा? आप कसेंगे? अरे संविधान ये हिंदू युवा वाहिनी बताएगी कि सच्चा प्यार है या खोटा प्यार है। ये दोगलेपन की परिधि में आता है नागेंद्र जी, क्या सही है मीडिया? नागेंद्र जी ये दोगलेपन की परिधि में आता है। मैं आपको बता रहा हूँ मेरठ की घटना, नहीं तो हम कहाँ फैसला कर रहे हैं? नागेंद्र जी हम कहाँ फैसला कर रहे हैं? फैसला तो आप लोग कर रहे हैं ना, ऑन द स्पॉट। पहले आप कह देते हैं कि धोखा है, ये सच्चा प्यार नहीं है, ये धोखा है, उसके बाद फैसला ऑन द स्पॉट कर देते हैं। परिवर्तित नहीं कर सकते। अरे देश का कानून थोड़ी हाथ में ले लेंगे आप। अरे नहीं, किसने छूट दी आपको? जो कानून हाथ में लेगा वो सीधा जेल में जाएगा, जो भी लेगा कोई भी। तो कानून आप हाथ में ले रहे हैं, कानून आप हाथ में ले रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता कैसे पहुंच गए उस घर में? आप गलत, ये आरोप है, अभी आपने सिद्ध नहीं किया, और जिस दिन सिद्ध करके दिखाएंगे उस दिन आप बताना मुझे। नहीं तो आप इनकार कर दीजिए ना कि हिंदू युवा वाहिनी का कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं था, इनकार कर दीजिए आप। ये सिद्ध कहां होगा? एक मिनट, एक सवाल करना चाहता हूं मैं, एक सवाल करना चाहता हूं समीर जी। चलिए सवाल का वक्त नहीं है, एक मिनट राजीव जी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। आखिर इस चुनौती से कैसे निपटेंगे सीएम योगी? क्या अपने ही संगठन के खिलाफ सीएम योगी कोई बयान देंगे, कोई कड़ा मैसेज देंगे? ये है सवाल। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। तो बुलंदशहर के जिस गांव के लोगों ने पलायन की बात कही है और सुरक्षा की गुहार लगाई है सीएम योगी आदित्यनाथ से, उनकी क्या मुख्यमंत्री सुनेंगे? इस मामले में कोई सख्त कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि एक शख्स की, एक बुजुर्ग शख्स की हत्या हुई है और उसके बाद लोगों में असुरक्षा की भावना जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है। अनिला सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और बुलंदशहर में जो कुछ हुआ उसके बाद एक मुस्लिम वर्ग में खास तौर पर असुरक्षा की भावना आई है। ये सारे लोग इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का हमने इंटरव्यू किया, उनकी बातें आप सुनिए। वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, नहीं तो हम पूरा गांव छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि यहां पर हमारी जान को खतरा है। अब सरकार को करना क्या होगा, इसमें क्या करना चाहिए जिससे ये भरोसा वापस जग सके? देखिए, प्रशासन अपना कार्य जो है वो कर रहा है। गिरफ्तारियां हुई हैं, आप ही ने बताया गिरफ्तारियां हुई हैं, और बाकी भी जो लोग इस अपराध में शामिल हैं वो भी, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अपराध हो जाता है, पर मसला जब आता है कि गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। और गिरफ्तारियां कब नहीं होती हैं? जब शासन में जो बैठे हुए होते हैं, कई बार उनके इस इशारे पे नहीं होती हैं। तो ये समाजवादी पार्टी या बीएसपी की सरकार नहीं है,
ये बीजेपी की सरकार है। यहाँ मुख्यमंत्री जो है कोई कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी अपराध करेगा, कानून अपने हाथ में लेगा, वो चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी संस्था का हो, किसी भी स्तर का हो, तो आप लोगों को मुख्यमंत्री की बात का विश्वास होना चाहिए या किसी और की बात का विश्वास नहीं? बिल्कुल विश्वास तो होगा, जब वो बात करेंगे तो विश्वास तो होगा, लेकिन दिक्कत तब होती ना अनिला जी, जब 12 अप्रैल 2017 को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक इंसिडेंट में शामिल नजर आते हैं। शास्त्री नगर इलाके में जो हुआ, वहां पर प्रेमी जोड़े को जिस तरह से सरेआम बेइज्जत किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई, उसके बाद कोई बयान नहीं आया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। आज जब एक हत्या हो जाती है, उसमें उन्हीं के संगठन का नाम आता है तो भी कोई बयान नहीं आता। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, एक कड़े सख्त बयान की जरूरत तो थी ना। नहीं, बहुत स्पष्ट और बहुत कड़े शब्दों में मुख्यमंत्री ने बारंबार ये कहा है कि जो भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और अभी आपने मेरठ के विषय में जो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, तो मैं केवल इतना कहना पर नहीं कहा है, बुलंदशहर की घटना पर मुख्यमंत्री जी ने कोई भी शब्द नहीं कहा है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है भाई साहब कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी भी सलाखों के पीछे होंगे। बुलंदशहर की घटना पे मुख्यमंत्री आप ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है, ये मायावती की सरकार नहीं है कि वो लोग जो है अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उनको पता भी नहीं रहता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर बैठकर पैनल पर अगर आप जोर जोर से ये कहते रहे कि हर अपराध, हर हादसे पे अगर मुख्यमंत्री जी जो हैं अपना बयान देंगे, तो फिर यहाँ पर मेरी क्या जरूरत है? क्या मैं अपने जघन्य घटना है, ये नहीं कर रही हूँ? क्या मैं नहीं बता रही हूँ कि मेरी सरकार अनिला जी, ये क्या है? अनिला जी, ये सवाल इसलिए पूछा गया और ये उम्मीद मुख्यमंत्री से इसलिए की जा रही थी क्योंकि ये 2002 में उन्होंने ही ये संगठन बनाया था और आज उस संगठन का नाम आया है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा था। लेकिन भाटी साहब आज तो बीजेपी कहेगी ना कि आपने जो कैराना में किया, आप उस वक्त मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे थे, इसलिए जो मुकीम काला गैंग था वहां पर, जिसकी वजह से लोग खौफजदा थे, आप उसके खिलाफ ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं कर रहे थे। यहाँ पर तो कम से कम लोग अरेस्ट हो गए। ये बात तो सुननी पड़ेगी ना मेरे आपको। समीर जी, मैं बैठकर कैराना में पहली बात तो कैराना का जो मुद्दा बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो फर्जी साबित हुआ, उसकी जांच संतों से कराई गई। दूसरी बात, कैराना में कोई संगठन इन्वॉल्व नहीं था। अनिला जी सुन लीजिए ना, वहाँ जी सामान्य कानून व्यवस्था का मसला सुन रहे थे भाटी साहब, सुन लीजिए जी। अनिला जी अभी कह रही हैं, लड़ चुके हैं, वो ऐसे संत थे। अनिला जी अभी कह रही हैं कि ये अपराध की घटना है, रूटीन की घटना है। रूटीन घटना नहीं है, ये एक ऐसे संगठन द्वारा की गई है जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थापित है। ये सांप्रदायिक आधार पर की गई है। ये लव जिहाद का झूठा मुद्दा बना के की गई है। लाखों लड़के लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करते हैं, इस देश में प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने को गुनाह नहीं है। आप मोहब्बत करने वालों को मारेंगे, उनको समर्थन करने वालों को मारेंगे और आप फर्जी किसी को भी अपराधी बताकर उसकी हत्या कर देंगे। ये सामान्य घटना नहीं है। और ऐसी घटना पर मुख्यमंत्री का चुप रहना एक शक पैदा करता है और संदेह पैदा करता है, डर पैदा करता है। विजय जी, समीर जी, ऐसी घटना पर जहां कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, एक शख्स की जान चली जा रही है, कड़ा मैसेज, कड़ा संदेश क्या नहीं मिलना चाहिए था? समीर जी, भाटी जी जो बात कर रहे थे, मैं बार बार कहना नहीं चाहता हूँ, जब वहाँ लड़के बलात्कार करते हैं, उनकी शिकायत इनके सुप्रीमो तक पहुंचती है। सुप्रीमो कहते हैं लड़कों से तो गलतियां हो ही जा सकती हैं। नहीं, एक मिनट, सुप्रीमो ऐसा कहते हैं इसलिए आप हत्या करेंगे। और आपने देखा था कि उस बयान की कितनी आलोचना हुई थी, कितनी आलोचना हुई थी। बात तो सुन लीजिए, नहीं, पहले आपको कहने का कितना अधिकार है मैं आपको ये बता रहा था। दूसरी बात, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। देखो, इस देश में ये आज प्राचीन काल से सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं। सारे काम सरकार नहीं करती है, अपने बच्चों को संस्कार देने का काम नहीं करती है। अमेरिका में आज भी अगर बाप डांट देता है बच्चे को, बच्चा, एक मिनट बात सुन लीजिए, तो संस्कार क्या हिंदू युवा वाहिनी से लेना पड़ेगा? अरे समाज देता है। हिंदू वाहिनी समाज का हिस्सा नहीं है क्या? हिंदू वाहिनी क्या समाज का हिस्सा नहीं है क्या? तो मतलब हिंदू युवा वाहिनी बताएगी
अगर वो हिंदू युवा वाहिनी बताएगी कि किससे शादी करो, किससे ना करो, किससे प्यार करो, किससे ना करो। नहीं, ये सामाजिक देखो, जो जागरूक समाज इस प्रकार के षड्यंत्र को उजागर नहीं करती, वो जागरूक समाज जो जागरूक समाज इस प्रकार के षड्यंत्रों को उजागर नहीं करती। राजीव त्यागी जी, ये लॉजिक आपको समझ में आया क्या? क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी भी समाज का हिस्सा है, इसलिए लड़के लड़कियों को मानना तो पड़ेगा ना समाज क्या कह रहा है। नहीं, वही करेंगे जो समाज कहेगा। देखिए, अभी बहुत सारी चीजें डिबेट में निकल कर के आई। एक ने कहा कि जब तक कानून फैसला ना कर दे तो आप किसी को दोषी नहीं कह सकते। मैं मानता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही, दोषी नहीं कह सकते। तो कानूनी प्रक्रिया को फॉलो कौन करेगा? उस कानून को, जो देश में संविधान के नाम पे कानून है, उसको फॉलो कौन करेगा? कानून तो राइट नहीं देता है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में आप जाके, कानून तो आपको राइट नहीं देता है कि आप जाकर किसी को कहना उसका इस तरह से बदतमीजी करेंगे। कानून तो ये राइट नहीं देता कि आप लड़के लड़कियों को रोकने का काम करेंगे। कानून अपना काम करेगा। योगी जी को पुलिस की मुश्किल टाइट करनी चाहिए कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इस बहस का इसका लब्बो-लुबाब सिर्फ इतना है समीर जी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि खराब होती है, और निश्चित रूप से अगर इस तरह से हत्याएं होंगी, इस तरह से वारदातें होंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को अलग थलग मुंह देखना पड़ेगा। मैं तो एक संजीदा पॉलिटिशियन होने के नाते एक बात कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। तुम हिंदू की बात मत करो, मुसलमानों की बात मत करो। समीर जी, आप भी देखना, और जितने पैनल पे लोग बैठे हैं, और मैं भी कई बार देख चुका हूं, मेरे पीठ पे तो ईश्वर ने नहीं लिख के भेजा कि मेरे पीठ के पीछे हिंदू लिखा है। मेरे को तो यहाँ पे मेरे बुजुर्गों ने बताया कि मैं हिंदू हूं, मुसलमानों को बताया बुजुर्गों ने कि वो मुसलमान है। तो इसका मतलब भारत को प्रेम की जरूरत है, भारत को विकास की जरूरत है, भारत को बेहतर नौकरियों की जरूरत है, लेकिन उस पर ध्यान कहाँ है? ये ठीक ऐसे ही है जैसा भी कहते हैं कि योगी जी ने बड़ी उसकी मजम्मत की और योगी जी ने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये ठीक वैसे ही है जैसे मोदी जी और उनकी सरकार पाकिस्तान को लेकर के उनकी जो है ना कड़े शब्दों में निंदा करती है पाकिस्तान के एक्ट की। रोज जवान शहीद हो रहे हैं, उस पर शर्म नहीं आती है, उस पर कोई एक्ट नहीं होता है, सिर्फ हम लोग बात करें। नागेंद्र प्रताप सिंह, मेरा आपसे सवाल है कि जब आपका ये संगठन बना था हिंदू युवा वाहिनी की बात तो वहीं काउंटर हो गई जब उन्होंने कहा कि कानून ने किसी को दोषी नहीं माना है। अरे भाई, एक तो कानून की बात करते हो, एक तो गुंडागर्दी की बात करते हो, घुसकर सबको संस्कार सिखाओ। दोनों चीज नहीं चलेंगी। राजीव जी, एक मिनट, आपकी बात हो गई, सुन तो लीजिए, अब जवाब तो लेने दीजिए। नागेंद्र जी, मेरी आवाज मिल रही है? दोनों चीज नहीं चलेंगी नागेंद्र जी, दोगलापन, खोखलापन और पोपड़ापन नहीं चलेगा आपका। नागेंद्र जी, या तो कानून को मानिए या फिर इन्हें गुंडा बताइए। नागेंद्र प्रताप, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नागेंद्र प्रताप, मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामेश्वर पांडे साहब, यहां पर सवाल तो फिर वही खड़ा हो गया ना कि बात दुहाई दी जाने लगी कि समाज की, कि समाज जो चाहेगा वो होगा, समाज का हक है संस्कार सिखाना। ये सारी बातें तो वही हो गई ना। फिर आप कहीं ना कहीं इस तरह के एक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं इन सब चीजों से, जिसका कोई मतलब नहीं है। देखिए समीर, यह देश संविधान से चलेगा, संसद से चलेगा। इस देश को चलाने के लिए संसद है, संविधान है, कानून है। उत्तर प्रदेश में भी अंतर धार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन की योजना है, अंतर जाति विवाह पर प्रोत्साहन की योजना है, केंद्र की भी ये योजना है। दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं। एक, हमारे साथी ने कहा कि दो बालिग अगर शादी करते हैं तो उसे कोई रोक नहीं सकता, पूरा देश समाज उसकी रक्षा करेगा, सदन रक्षा करेगा और प्रशासन रक्षा करेगा। लेकिन अगर प्यार में धोखाधड़ी है, अगर साबित होता है तो ये साबित कौन करेगा? ये अदालत में साबित होगा कि किसी ने अपनी जाति छिपा ली, धर्म छिपा लिया, धोखे से शादी कर लिया, उसके लिए अदालत के प्राविधान है। अब बिल्कुल इस पर बहुत धोखाधड़ी अगर कोई करेगा तो उसकी सजा है ना। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बड़ी उम्मीदों की आई है योगी की सरकार। हाँ, कानून के अंदर सजा है। मैंने यही तो बात की, दोगली बात मत करिए। एक तो मेरा ये कहना है कि मॉरल पुलिसिंग का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर मॉरल पुलिसिंग का अधिकार दिया गया
तो समाज अराजक हो जाएगा। यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। 21वीं सदी में हम मॉरल पुलिसिंग नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं, 45 दिन की सरकार है, बड़ी उम्मीदों की सरकार है, बड़े वायदों की सरकार है। योगी सही बात साहब खुद नहीं चाहेंगे कि 1 महीने के अंदर ये घटना हो जाए। मुझे लगता है और मेरी अपेक्षा है, आपके मंच से आग्रह भी है कि इस तरह की घटनाओं में कोई भी मुख्यमंत्री यह नहीं कहता था कि कानून अपना काम नहीं करेगा, सख्त कार्रवाई नहीं होगी। मायावती जी भी कहती थी, अखिलेश भी कहते थे। दिक्कत तब होती है कि बीच के लोग जाकर प्रशासनिक हस्तक्षेप करते हैं और वो प्रिवेल करते हैं। क्या मोदी जी उस प्रक्रिया को रोक सकेंगे? अगर मोदी जी उस प्रक्रिया को रोकते, जैसे अभी एंटी रोमियो का मामला हुआ, मोदी जी ने बहुत साफ साफ कहा था, योगी जी ने नहीं होगा, लेकिन नीचे के लोग इतने उत्साहित हो गए योगी जी खुद लव जिहाद का सवाल उठा चुके हैं। तो कहीं पुराने वाले योगी जी के लव जिहाद के नारे को लेके कुछ लुम्पेन इतने उत्साहित न हो जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का अभियान छेड़ दे और ये सरकार के लिए बवाले जान हो जाए। इसलिए मोदी जी को और ज्यादा शक्ति से नागेंद्र प्रताप सिंह जी, ये एक बड़ा सवाल है आपके सामने, क्या योगी सरकार बनने के बाद कहीं और कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गए आपको? ये तो नहीं लग रहा है कि प्रशासन अब मेरी मुट्ठी में है, आपके संगठन की मुट्ठी में है, इसलिए जो चाहेंगे करा लेंगे? ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ, तो अराजकता ही तो हो रही है। नहीं, कोई नहीं। मेरठ में आप लोगों ने क्या किया? अराजकता ही तो की। ये अराजकता तो और क्या है? कोई गलत बात है बिल्कुल। कम से कम रामराज तो नहीं है। सम्मानित चैनल के अब संवाददाता वहां मौजूद थे और वो जानबूझकर ये कह रहे थे उस पीड़ित परिवार से कि आप युवा वाहिनी का नाम लीजिए। ये कौन सी वो है न्याय और कौन सा ये हो जाए चौथा स्तंभ है जो इस तरीके की हरकतें करता है, तो मसाला बनाने के लिए इस तरीके का दबाव डालता है प्रशासन पर, उसको भी बेनकाब करने की आवश्यकता है। नागेंद्र प्रताप सिंह, मेरा आपसे सवाल था, मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि जब आपका संगठन बना था तो क्या सारे कार्यकर्ताओं को ये अधिकार दे दिए गए थे कि आप सबके घर में घुसकर उसको संस्कार सिखाएंगे? ये हुआ था क्या? हुआ था तो बताइए आज। बोलिए, आपको पता होना चाहिए एनडीटी टीवी की संवाददाता वहां गई थी और उसने स्थानीय स्तर पर पूछा था और उनमें कहा गया था कि हिंदू युवा वाहिनी का कोई कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व नहीं था। आप बार बार झूठ को परोस कर उसे भगवान बना देंगे क्या? अरे नागेंद्र जी, क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रहे हैं? पीड़ित परिवार की जरा सुन लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक हर टीवी चैनल पर आज यही चल रहा है कि वहां के जो पीड़ित परिवार है वो आपके संगठन का नाम ले रहे हैं। आपके 3 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट किया है, 3 लोग फरार है। इस पर आइए बताता हूं, मैं इस पर बोलूंगा। पकड़े गए हैं उस पर भी एक चैनल के विशेष संवाददाता ने, मैं उसका नाम ले सकता हूं, अली नाम के ने, वहां उस परिवार पर छोड़िए नागेंद्र जी, दबाव बनाया और ये नागेंद्र जी छोड़िए, मीडिया पर सवाल उठाना बंद कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मीडिया सवाल पूछ रहा है आपसे, आपके संगठन से, वो आपको नहीं पसंद आ रहे हैं, पता है मुझे, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और जो मुख्य अभियुक्त है, जो नामजद है, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। पता चल जाए नागेंद्र जी, लेकिन अधिकार किसने दिया आपको? ये सवाल था मेरा कि आप संस्कार सिखाएं लोगों को, आप ये तय करें कि ये लव जिहाद है और नहीं है, ये असली प्यार है, ये धोखा है, ये कैसे तय कर लेंगे आप? हम किसी को नहीं सिखा रहे, हम किसी को नहीं सिखा रहे। समाज, आपको बता रहा हूं मैं, आपने प्रश्न किया इसलिए मैंने बताया कि मेरा क्या व्यू है इस बारे में। इस बारे में ये व्यू है, यदि कोई धोखे से, छल से, कपट से, छद्म नाम रखकर, हाथ में कलावा बांधकर, भगवान की मूर्ति लगाकर और वो किसी धोखे से किसी महिला के साथ धोखा करता है तो वो लव जिहाद है, धोखा है। लेकिन अगर सात्विक मन से अपने आप को सही तरीके, और अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसा कोई करेगा तो क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? शासन करेगा, कानून करेगा अपना काम। कानून करेगा और वहां फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं आपके कार्यकर्ता, और यहां पर आप टीवी पर खड़े होकर कहते हैं, टीवी पर बैठ कर कहते हैं कि कानून करेगा अपना काम। कानून को अगर आप अपना काम करने दीजिए तो फिर तो कोई दिक्कत हो ही ना। उसे जो है आप समीर जी टिप्पणी करना चाहता हूं। ठीक है, एक मिनट राजीव जी। अनिला जी, यहाँ पर आपसे कमेंट चाहूंगा क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है।
अब आप देखिए कि मेरठ में जो मामला हुआ, वहां पर जिस तरह से एक जोड़े को सरेआम बेइज्जत किया गया, वहां पर भी फैसला ऑन द स्पॉट होता हुआ नजर आया। यहां तक कि पुलिस थाने में जाकर दबाव डाला गया कि इन जो प्रेमी जोड़ा जो पिटा है उसके खिलाफ आप मामला दर्ज कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये बार बार कोशिश की जा रही है कि प्रशासन तो हमारी मुट्ठी में, हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। इस सोच को आप कैसे रोकेंगे? पहली बात तो यह है कि प्रशासन जो है वो किसी की भी मुट्ठी में नहीं है। प्रशासन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल स्वतंत्र है और कानून जो कहता है वो वही कार्य करेगा। और मेरठ वाली घटना का जिक्र यहाँ बारंबार हो रहा है, तो मैं यहाँ केवल यही कहना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार का जोड़ा पकड़ा गया था तो बेइज्जत नहीं करना चाहिए किसी घर की वो बेटी थी, इतना ज्यादा मुद्दा नहीं उछाल देना चाहिए था कि हर जगह मीडिया में सामने आ गया था। अगर उसको सबक भी सिखाना था तो उसको उसके घर वालों को सौंपकर और बोला जाता कि आप अपनी बच्ची पे नजर रखिए, जो भी करना है करिए, परंतु किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई भी हक नहीं है। और अगर दो बालिग लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, तो वो स्वतंत्र हैं आपस में रिश्ता रखने के लिए। अगर उसके ऊपर उठकर कोई भी कुछ करना चाहता है तो जाके उस लड़की या लड़के के घर वालों से बात करें, उस समाज से बात करें, पर कानून को अपने हाथ में एक छोटा सा आपसे कमेंट चाहूंगा, क्या जो सहारनपुर की घटना हुई या मेरठ का जिसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, सहारनपुर की घटना में जिस तरह से राघव लखनपाल जो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने एसएसपी के घर पर धावा बोल दिया और उस वक्त डीजीपी सुलखान सिंह साहब ने कहा था कि इस मामले में इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि ऐसा इंसिडेंट कोई दोहराने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो सख्त कार्रवाई दिखी नहीं। इस वजह से क्या हौसले बुलंद हो रहे हैं? यहां पर एक योगी सरकार को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है क्या? डीजीपी सुलखान सिंह जी ने कहा था कि पुलिस का मनोबल नहीं गिरने दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं पीड़ित एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया, जो एसएसपी पीड़ित थे जिनके घर पे पथराव हुआ, उन्हीं का ट्रांसफर कर दिया गया। सहारनपुर से लेकर आगरा तक और आगरा से लेकर प्रतापगढ़ तक जहां जहां भी पुलिस पिटी है, किसी मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। अगर योगी जी इस अराजकता की स्थिति से प्रदेश को निकालना चाहते हैं तो उन्हें सख्ती दिखानी पड़ेगी और ऐसे संगठनों पर लगाम लगानी पड़ेगी। चलिए, और ऐसे सख्त कदम की उम्मीद भी है सीएम योगी आदित्यनाथ से। और इस वक्त जो बुलंदशहर का ये गांव है, इसीलिए वहां के लोग भी जाहिर है उम्मीद में है, तभी गुहार लगा रहे हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, वरना हमें जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। सबसे माफी चाहूंगा, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को मुझे यहीं खत्म करना होगा। अनिला सिंह जी, विजय शंकर तिवारी जी, पांडे जी, भाटी साहब, राजीव त्यागी जी, नागेंद्र प्रताप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।